नमस्कार, मैं डॉक्टर जुबेदा मिर्ज़ा, सह आचार्य इतिहास, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट 3 के इतिहास के सेकंड पेपर के फर्स्ट अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है पुनर्जागरण। इस अध्याय में हम पुनर्जागरण के अर्थ, उसके कारण, उसकी विशेषताएं, पुनर्जागरण का काल, इन सब का अध्ययन करेंगे। यूरोप में पुनर्जागरण का समय 1300 से 1600 ईस्वी तक माना गया है। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना। पंडित नेहरू के शब्दों में पुनर्जागरण का अर्थ है विद्या, कला, विज्ञान, साहित्य और यूरोपीय भाषाओं का विकास। मध्यकाल में प्राचीन आदर्श एवं जीवन मूल्यों को भुला दिया गया था या उनको रूढ़ियों, अंधविश्वासों, धार्मिक और राजनीतिक नेताओं के स्वार्थों की परतों ने ढक लिया था, जिसे आधुनिक काल में कुरेद कर झकझोर दिया गया, जिससे प्राचीन आदर्शों का स्मरण, वैज्ञानिक चिंतन व उपयोगिता का स्मरण हुआ तथा उन्होंने नवीन रूप धारण किया। अतः इसे पुनर्जागरण कहा गया। कुछ विद्वानों ने इस सांस्कृतिक पुनरुत्थान भी कहा है। पुनर्जागरण का काल मुख्य तौर पर 14वीं शताब्दी के प्रारंभ को पुनर्जागरण काल का नाम दिया जाता है। सामान्य रूप से इतिहासकार इसका आरंभ 1453 ईस्वी से मानते हैं। इस काल में यूरोपवासियों ने जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलकर अपनी समस्याओं पर विचार किया। वे प्रत्येक बात को वैज्ञानिकता के आधार पर लेने लगे और नवीन ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस प्रक्रिया के दौर गुजरते हुए यूरोपवासियों ने जो वैचारिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और बौद्धिक उन्नति कही, उसी को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। पुनर्जागरण के कारण यूरोप में पुनर्जागरण एक आकस्मिक घटना नहीं थी। मानवीय जीवन के सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे होने वाली विकास की प्रक्रिया का परिणाम ही पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि थी। यूरोप में आधुनिक पुनर्जागरण के कई कारण थे, जैसे सर्वप्रथम कुस्तुनतुनिया का पतन। 15वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण घटना 1453 में कुस्तुनतुनिया के रोमन साम्राज्य के पतन से संपूर्ण यूरोप में हलचल मच गई। तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया। तुर्कों के अत्याचारों से बचने के लिए वहां पर बसे हुए ग्रीक विद्वानों, साहित्यकारों तथा कलाकारों ने भागकर इटली में शरण ली। वहां पहुंचकर विद्वानों का यूरोप के अन्य विद्वानों से संपर्क हुआ। इस संपर्क के परिणाम स्वरूप यूरोप व उसके अन्य आसपास के देशों में पुनर्जागरण की धारा अत्यधिक वेग के साथ बढ़ने लगी। दूसरा कारण है धर्म युद्धों का प्रभाव। मध्यकाल में ईसाइयों एवं मुसलमानों में अनेक धार्मिक संघर्ष हुए। दोनों में संस्कृतियों का आदान प्रदान भी हुआ। मुस्लिम विद्वानों के स्वतंत्र विचारों का प्रभाव ईसाइयों पर पड़ा। अरबों के अंकगणित तथा बीजगणित आदि विषय यूरोप में प्रचलित हुए। मुसलमानों के आक्रमणों का सामना करने के लिए यूरोप के राष्ट्रों में आपसी संबंध घनिष्ठ होने लगे। यूरोप में रोमन पोप तथा सम्राटों के संघर्षों के कारण धीरे धीरे लोगों की पोप तथा धर्म पर श्रद्धा कम होने लगी। इसी के परिणाम स्वरूप धर्म सुधार आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। तीसरा कारण है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने भी पुनर्जागरण के उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यूरोप के व्यापारी चीन और भारत तथा अन्य देशों में पहुंचने लगे।
व्यापार की उन्नति से यूरोप का व्यापारी वर्ग समृद्ध हो गया एवं व्यापार एक देश से दूसरे देश में प्रगति करने लगा। चौथा कारण है नए वैज्ञानिक आविष्कार। व्यापार के विकास से अधिक धन एकत्र हुआ। अतिशेष धन ने नए आविष्कारों को क्रियान्वित करने में सहायता की। पुनर्जागरण के लिए आवश्यक था कि नए विचारों का प्रचार प्रसार हो। इसके लिए कागज व मुद्रणालय के आविष्कार ने सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया। अगला कारण है नवीन भौगोलिक खोजों का प्रभाव। नवीन भौगोलिक खोजों में यूरोप के साहसी नाविकों में से पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस तथा इंग्लैंड के हॉलैंड के नाविकों ने अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों को जाने के मार्गों का पता लगाया। इससे व्यापार वृद्धि के साथ उपनिवेश स्थापना का कार्य हुआ। इन देशों में यूरोप के धर्म एवं संस्कृति के प्रसार का मौका मिला। इसके अलावा सामंतवाद के पतन ने भी पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण योगदान किया। सामंतवाद के रहते हुए पुनर्जागरण के बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सामंतवाद के पतन के कारण लोगों को स्वतंत्र चिंतन करने तथा उद्योग धंधे, व्यापार, कला और साहित्य आदि के विकास के समुचित अवसरों की प्राप्ति हुई। मानववादी दृष्टिकोण के विकास से भी पुनर्जागरण को बल मिला। ज्ञान के नए क्षेत्रों के विकास ने मानववादी दृष्टिकोण को विकसित किया। मानववादी दृष्टिकोण के विचारकों में डच लेखक एरास्मस ने ईसाई धर्म की कमजोरियों को जनता के सामने रखा। उसने आम इंसान को महत्व दिया। औपनिवेशिक विस्तार। पुनर्जागरण के कारण धीरे धीरे यूरोप के राज्यों में औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना की भावना जागृत हुई। इससे यूरोपीय सभ्यता तथा संस्कृति का प्रसार अन्य राष्ट्रों में होने लगा। अब हम देखते हैं पुनर्जागरण की विशेषताएं। पुनर्जागरण की विशेषताओं का अर्थ है पुनर्जागरण काल में किन किन क्षेत्रों में क्या परिवर्तन या विकास हुआ। पुनर्जागरण की विशेषताओं में सर्वप्रथम है व्यक्तिवाद का विकास। मानववादी विचारधारा व्यक्तिवादी थी। उन्होंने विनम्रता के गुणों को बताया। वे भौतिकवादी थे। उनके जीवन में नैतिकता का कोई मूल्य नहीं था। उन्होंने जीवन के सुखों को अधिक महत्व दिया। शक्ति हेतु संघर्ष में नैतिकता का कोई मूल्य नहीं है। उपनिवेशों में भी भौतिकतावादी और उपयोगितावादी संस्कृति का प्रचार हुआ। धर्म सुधार आंदोलन का उदय। कैथोलिक चर्च ने इस समय तक अनेक दोष उत्पन्न हो गए थे। पोप और पादरियों ने अपनी असीमित प्रभाव वृद्धि और जनता को अपने अधीन बनाए रखने के लिए अनेक झूठे व अनैतिक तरीके अपना रखे थे। उन पर बाइबिल पढ़ने के लिए भी प्रतिबंध था। जनता को इनके चाहे आदेश सत्य हो या असत्य सभी का पालन श्रद्धा से करना पड़ता था। शिक्षा, ज्ञान, तर्क एवं विज्ञान के प्रसार ने सामान्य जनता को सत्य से परिचित करवाया, जिससे यूरोप के सभी देशों में धर्म सुधार की मांग होने लगी तथा इसके लिए आंदोलन और संघर्ष होने लगे। अनेक देशों में प्रोटेस्टेंट चर्च बनने लगे और इसी की प्रतिक्रिया में धर्म सुधार आंदोलन भी हुआ। कलात्मक विकास। इस काल में कला के सभी रूपों का विकास हुआ, जैसे स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला इत्यादि। यूरोप में पुनर्जागरण की चेतना जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नया रंग और नया जीवन लेकर उदित हुई। पुनर्जागरण का मुख्य संबंध जीवन की भावनात्मक अर्थात मनुष्य की चेतना और उसकी सांस्कृतिक अभिव्यक्ति से था। अतः पुनर्जागरण काल में सांस्कृतिक क्षेत्र में भी नयापन आया। जिस तरह साहित्य के क्षेत्र में यूरोप में अभिरुचि बढ़ी, उसी तरह कला के क्षेत्र में भी नयापन दिखाई दिया। कलाकार तथा शिल्पकारों ने प्राचीन ललित कलाओं से प्रेरित होकर कला के क्षेत्र में नए आदर्श तथा नए प्रतिमान खड़े किए।
लोक भाषा और राष्ट्रीय भाषा का विकास। लोक भाषा और राष्ट्रीय साहित्य का विकास हुआ। शासकों ने भी लोक भाषा को प्रोत्साहित किया। वैज्ञानिक अन्वेषण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास पुनर्जागरण का कारण भी था और परिणाम भी। वैज्ञानिक आविष्कारों का होना पुनर्जागरण की महत्वपूर्ण विशेषता भी थी और पुनर्जागरण का प्रभाव भी था। अंधविश्वासों, धूर्त और चालाक धर्म के ठेकेदारों तथा उनके द्वारा निर्मित अनैतिक अनुचित सिद्धांत, विचार और व्यवहार की पोल खोलने का कार्य वैज्ञानिकों ने किया। विज्ञान से समाज को चिंतन, विचार, साहित्य, परंपरा, आदर्श, राजनीति और संस्कृति में भी परिवर्तन हुए। प्राचीन रोमन और यूनानी साहित्य का पुनरुत्थान। सांस्कृतिक पुनरुत्थान की विशेषता यह थी कि नवीन जागरण से यूरोप में रोमन और यूनानी साहित्य का अध्ययन हुआ। मध्य युग में प्राचीन साहित्य का अध्ययन हुआ, लेकिन मध्ययुगीन विद्वानों का दृष्टिकोण अत्यंत सीमित और संकुचित था। वे कैथोलिक सिद्धांतों पर ज़्यादा विश्वास करते थे। मध्य युग में प्राचीन साहित्य को मूल शुद्ध रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया। इस युग में लैटिन लेखक वर्जिल, सिसो और सीजर थे। आधुनिक युग में यूनानी ग्रंथों का अनुवाद किया, जिसमें अरस्तु और प्लेटो आदि यूनानी लेखक लोकप्रिय थे। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। मैंने अपने इस YouTube वीडियो में धर्म सुधार आंदोलन का एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। धर्म सुधार आंदोलन के पश्चात प्रतिधर्म सुधार आंदोलन हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। थैंक यू।